यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड रेफरेंसेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें ये है कि देखो बेटा, ये प्रेजेंटेशन पार्ट है जो कम्युनिकेशन समझा पढ़ा है ना, इसका क्या मीनिंग है, इसको बिजनेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस है, इसमें बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, इसकी फॉर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, और किन किन बातों का, कौन कौन से बिहेवियरल नॉर्म्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने रिटन कम्युनिकेशन की पीछे बात कर रहे थे, उसमें राइटिंग स्किल्स की बात हो रही थी। तो अब इसमें जब ये कर रहे हैं तो राइटिंग रिटन में जब हम कोई चीज दे रहे हैं तो नेचुरली उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। तो चीज का डेटा है वो तैयार करने हैं, सेल्स का, फाइनेंस का, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल की रिक्रूटमेंट का रिकॉर्ड सारा, और वो एक बार नहीं रखना है, उसको बार बार रखना है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस फॉर्म में रखना है। तो अगर इसको हम लंबे पैराग्राफ्स या टेक्स्ट में लिख देंगे तो फिर वो अपना पर्पस लूज कर देगा, उससे क्लैरिटी नहीं आएगी और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उससे कुछ आइडिया बना पाना कि एंटरप्राइज की एक्चुअल इस टाइम पे क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, और अगर इसकी बजाय हम उसको प्रेजेंट करते हैं चार्ट्स में, ग्राफ्स में, किसी तरह की प्रेजेंटेशन में, तो उसको रिव्यू करना भी बड़ा आसान हो जाएगा और हमारे लिए वो टाइम सेविंग हो जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले उसमें आते हैं बेटा फ्लो चार्ट्स। आप देख रहे हो फ्लो चार्ट बना हुआ है। जो फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट में जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लैरिटी के साथ आपको सारी प्रोसेस समझा देनी है। एक एनालिटिकल प्रोसेस का एक एग्जांपल है कि अगर आपने कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना, उसकी डिसीजन के लिए आप उसके, हम बोलते हैं ना, लिख कर जॉट डाउन करके सारी बातें, फिर आप उसके ऊपर पहुंच जाते हो कि हमारे को इसमें फायदा है कि नुकसान है। तो आप किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपने वो एक्शन लेना है, लोगे तो उसका क्या एंड, उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आप उस डिसीजन को नो करते हो, है ना, तो फिर उसके लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव एक्शन लोगे तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कंप्यूटर्स जो है या कोई मशीनरी है वो अपनी फैक्ट्री में लगवानी है, तो वो असेंबल करवानी है कि वो रेडीमेड खरीदनी है कि वो कैसे करनी है। तो उसके लिए फिर आप ऑल्टरनेटिव, जब हम कहते हैं ना कि इसमें दो रास्ते हैं या दो से ज्यादा रास्ते हैं, तो उसके लिए बेटर होता है कि आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको ड्रॉ करके उसके आगे की आगे जो उसके साथ एक एस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई बातें हैं उसको आप साथ के साथ कनेक्ट कर लो। उसे पता चल जाएगा कि जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, आपका जो सबसे प्रॉफिटेबल और ऑप्टिमल डिसीजन जो है वो कौन सा हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस में क्या है कि ओवर द इयर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग प्रेजेंटेशंस हैव गेन इंपॉर्टेंस। जितनी भी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस होती हैं, पीपीटीज होती हैं, वो मतलब कि एट इंटरनेशनल लेवल सब यूज हो रही हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट सेलिंग से लेके प्रोडक्ट को यूज करने की ओरिएंटेशन तक जो है वो प्रेजेंटेशंस के थ्रू क्लियर कर ली जाती है। मतलब ये ऑनलाइन मोड का सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया है कि इस प्रेजेंटेशन के मोड के जरिए हम लोग एक ह्यूमन बीइंग के मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब एट द सेम टाइम आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, मेमोरी ट्रेसेस में वो पिक्स जा रही हैं। ठीक है, आप ये चीज ऑब्जर्व करके देखना कि जब कभी भी आपने कोई चीज देखी होगी सुनने के साथ साथ, तो उसकी जो एक छाप है, जो इमेज है, वो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में छप जाती है और वही चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जो आपने सिर्फ सुनी है, सुनी हुई बात भूल जाती है। हाँ जी बेटा। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अभी देखिए, विजिबल नहीं है। नो मैम। नहीं जी। आपको नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा नजर। नो नो मैम। मैम। नो मैम। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, अभी देखिए। ऑन यस हो मैम। रही है। यस नो मैम। ओके,
ओके बेटा, यस ओके। मैम। हाँ जी, मैं तो प्रेजेंटेशन की बात ही करी थी, फ्लो चार्ट का तो आपको समझ में आ गया हुआ है ना। प्रेजेंटेशन की मैं बात ही करी थी कि जो चीज आपने देखी है वो चीज आपके माइंड में छप जाती है और टाइम आने पे वही चीज जो है सबसे पहले आपकी मेमोरी में मेमोरी ट्रेसेस में सबसे आगे आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या है कि कलर कोडिंग में हम लोग जैसे कलर असाइन कर देते हैं हर एक की सिग्निफिकेंट आइडिया के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो आप ट्रैफिक लाइट्स में देखते हो, वहां भी तो कलर कोडिंग ही है ना। तो आपको 3 लाइट्स नजर आती हैं और छोटी क्लासेस से ही जो आप छोटे लेवल से ही आप समझना शुरू कर देते हो कि रेड लाइट का मतलब क्या है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, ऑरेंज लाइट का मतलब क्या है। तो वही वाला जो प्रिंसिपल है वो बिजनेस में भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज को शेयर करने के लिए, डिसएमिनेट करने के लिए यूज होता है। कि हो सकता है कि कुछ मैटर्स हैं ऐसे जिनको अर्जेंटली प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है, उसके लिए रेड कलर ड्रॉ कर दिया जाता है। उसको रेड बार्स में या पाईग्राफ में, अगर आप पाई चार्ट बना रहे हो तो उसमें उस एरिया को रेड कलर में दिखा दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो लेस अर्जेंट है तो उनके लिए डिफरेंट कलर यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने जैसे भी गर्मी का मौसम है तो वेदर रिपोर्ट जब आती है तो वो दिखाते हैं भी कहाँ कहाँ पे गर्मी या टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके लिए फिर वो एक अलग कलर यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये जो चीजें है ना वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं कि हमारे लिए लर्न करना, उसको ग्रास्प करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो ग्राफिकल फॉर्म में आप लोग अभी तक ग्राफ्स वगैरह बनाते आए हो, टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंटेशन करते आए हो, है ना। उसमें आप लोग टेबल की फॉर्म में दिखा सकते हो कि कौन सा आइटम जो है वो ज्यादा है, कौन सा कम है। तो टेबल की जो टेबल में जो बार्स की लेंथ होती है वहीं से समझ आ जाता है। ठीक है, तो आप उससे ब्रेकअप आराम से उसको ब्रेकअप करके उसके एलिमेंट्स को दिखा सकते हो और उसमें उसकी जो इंटरप्रिटेशन है बड़ी आसान हो जाती है। अब इसमें देखो इन्होंने टेबुलर प्रेजेंटेशन करी है अलग अलग डिपार्टमेंट की, फाइनेंस की, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, और 2 प्लांट्स का कंपैरिजन किया है और डिफरेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स उन्होंने दिखाया। अब देखो एक्स एक्सिस पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिखा रहे हैं, उधर सेल्स दिखा रहे हैं इन मिलियन यूनिट्स। तो उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग कलर दिखाए। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे थे। अब डार्क ग्रीन है वो जो लैपटॉप्स हैं, जो उसके बाद बॉटल ग्रीन है वो टैबलेट्स हैं, तो स्मार्टफोन्स थोड़े उससे लाइटर शेड में दिखा रहे हैं अलग अलग से। वैसे तो इससे भी बेटर प्रेजेंटेशन आप डिफरेंट कलर्स अगर यूज करें तो उससे भी कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट शेड्स यूज किए हैं और यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑनलाइन सेल दिखाई है स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019, इस साल की दिखाई है। ठीक है, और इसमें आपको समझ आ जाएगा कि जो है प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक को आसानी से पकड़ने में और समझने में हेल्प करती है। ऊपर जो दिया हुआ था वो टेबुलर प्रेजेंटेशन थी, नीचे जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, next है बेटा motion graphics. These days organizations rely upon short videos which are usually in animated or documentary forms to explain, train and summarize the content of what is to be communicated. So graphical form में दिखा रहे हो लेकिन वो short videos होती हैं, theme based होती हैं, छोटा सा मैसेज उसमें जो होता है डीप मैसेज कन्वे किया जाता है छोटी सी वीडियो में। ठीक है, और इसको जैसे प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है उसके लिए कर सकते हैं, किसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए कर सकते हैं मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, कोई प्लान ऑफ एक्शन है, कोई नई मशीनरी है उसके बारे में कोई टेंशन लेके आनी है सबको अपनी तरफ, तो वहां पे इसको शॉर्ट वीडियो के थ्रू दिखाया जा सकता है। अब एडवांटेजेस क्या है ग्राफ्स की, तो आप लोग जैसे एक्सेल शीट वगैरह बना के उसमें उसके जो टेबल फॉर्म में उसको दिखा सकते हो। समरी के लिए भी जरूरी है, समरी के साथ साथ जैसे एक्सेल शीट है स्प्रेडशीट में, तो वहां पे आप डिफरेंट फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो जिसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से इंस्टेड ऑफ कि आप खुद ही एक बाय वन एक एक फिगर को कैलकुलेट करो, तो उसमें आप फॉर्मूला यूज करते हुए ड्रैग करके आप सारी की सारी जो है कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स दिखा सकते हो, उसमें अपने आप ही इनबिल्ट हो जाती है। और इससे फिर जो भी आपके टूल्स आप यूज कर रहे हो, चाहे चार्ट्स है चाहे टेबल्स हैं, उनको समझना जो है इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है और टाइम भी बचता है। ठीक है, और वही बात दोबारा से आ गई कि जो सुनने पढ़ने और देखने वाला है उसको वो माइंड में छप जाता है। ठीक है, और वो प्रेजेंटेबल होता है और नेचुरली कलरफुल भी होता है। एक जैसा अगर आप ब्लू ब्लैक में पढ़ते रहोगे तो माइंड जो है वो भी थक जाता है, एक आंखों में भी फटीग आ जाती है एक जैसी चीजों को एक जैसे ढंग से देखने से। डिसएडवांटेजेस अभी इसमें ये है कि सबको आसानी से समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इसका उसका इंडेक्स क्लियर करना पड़ेगा कि इसके लिए ये चीज ये स्टैंड करती है, आप इसको इस तरीके से समझें। और सभी लोग टेक सेवी नहीं होते हैं,
ठीक है, तो उनको जो है वो बनाना भी कई बार मुश्किल होता है। ठीक है जी। अब वीडियोस को बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, अगर हम वही चीज समझाने में सोचते हैं कि वहां पे टाइम बच जाए तो वो सारी मेहनत वीडियो को बनाने में लगेगी। थ्योरेटिकल डाटा जो होता है उसको हम सबको ग्राफिकली प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। शो किसे कर सकते हैं? न्यूमेरिक डाटा को शो कर सकते हैं, ठीक है ना, जहां पे आप न्यूमेरिकली कुछ डिफरेंस दिखा रहे हो। अगर आप कहते हो कि भाई किसी एम्प्लॉय में मोटिवेशन कितनी है, वो कितनी बिलोंगिंगनेस के साथ काम कर रहा है, तो उसकी इस मोटिवेशनल लेवल को कैसे हम उसमें दिखाएंगे ग्राफ में, कि इसके अंदर 10% मोटिवेशन है, दूसरे के अंदर 50% है। तो ये चीजें थोड़ी सी मापनी और दिखानी ये आसान नहीं होती। ठीक है। देन वीडियो डिजाइनिंग एडिटिंग ये एक्सपेंसिव भी होता है, कई बार इसमें एक्सपर्ट्स की वो सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। ठीक है। और उसके साथ है स्पेशलाइज नॉलेज भी चाहिए। सो हर एक के बस की बात नहीं होती, पर ये है कि अगर आप इसमें से शुरू में थोड़ी महंगी भी लगेगी, जब आप इसके फायदे लेने शुरू कर दोगे तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नजर आनी शुरू हो जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट इज रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग में क्या है कि जब बिजनेस एक्सपैंड करता है तो उसको कंटिन्यूसली अपनी एक रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती हैं स्टेक होल्डर्स को। वो रिपोर्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसको आप मार्क कर लेना, चाहे वो जर्नल्स हैं, प्रेस रिलीज है, स्टेटमेंट्स हैं, बाई मंथली रिपोर्ट्स हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, मैगजीन्स हैं। बाई मंथली मतलब मंथ में 2 बार आ रही है। ठीक है जी। तो ये है। उसके बाद ये है कि अगर रिपोर्ट्स आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो प्लेगराइज्ड नहीं होनी चाहिए या विंडो ड्रेस नहीं होनी चाहिए। प्लेगराइज का मतलब कि आपने किसी का आइडिया कहीं से उठाया और उसको अपना बनाते हुए या दिखाते हुए कहीं और उसको यूज किया, तो ये इलीगल है। इसके खिलाफ एक कानूनन कार्रवाई हो सकती है, पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है। लाइसेंस किसी चीज का अगर आप लिया हुआ है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज है। तो जो रेफरेंसिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसिंग से आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ तक पहुंचे हो। अगर इसके हम फीचर्स देखें तो इसमें है इट हेल्प्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म बाय मेकिंग इट क्लियर विच आइडियाज आर ओरिजिनल एंड विच बिलोंग टू समवन एल्स। तो आप खुद अपना बताते हो ना कि आपने जो मैटर है आपने कहाँ से कैसे तैयार किया है ना, और उसमें साफ नजर आता है कि आप ओरिजिनली उस मैटर को लेके चल रहे हो या आपने किसी को कॉपी किया है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नजर आती है और उसमें आपकी पकड़ भी पता चलती है उन आइडियाज के ऊपर जो आप जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है, मतलब कि जो इंटरेस्ट लेके आपके उन रेफरेंसेस सोर्सेज को देख रहे हैं, मैगजीन जर्नल्स वगैरह को, तो उनको भी अपने लिए डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है। अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है आपके साथ, कोई पार्टनरशिप या किसी और एग्रीमेंट में एंटर करना है, तो उनको भी समझ आ जाती है कि आप कहाँ से किस लेवल से आपके साथ डील किया जाए। अब इसकी एडवांटेजेस देखिए बेटा। एडवांटेजेस में है अगर यूजिंग गुड रेफरेंसेस इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ वर्क। Auditors and publishers determine the quality of write-ups and research papers depending upon the references used and the quality of bibliography. तो जहां जहां से भी उन्होंने जो भी आइटम्स जो उन्होंने होमवर्क किया है, जो भी उन्होंने सोर्सेज पकड़े हैं अपने मैटर को प्रेजेंट करने के लिए, तो वहां से क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अफेक्ट होता है। राइटर्स को नए आइडियाज मिल जाते हैं, उनको अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चल जाता है, उनको समझ आ जाती है कि अगले टॉपिक के ऊपर जब उन्होंने जाना है तो उसके लिए कहाँ पे किन गलतियों को पहले से ही सुधार के चलना जरूरी होगा। ठीक है। और जो अगर क्योंकि आपका प्राइमरी सोर्स होगा, प्राइमरी डेटा होगा, जो दूसरा कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए ये सेकेंडरी डाटा का काम भी करेगा। तो आपका जो रेफरेंसेस हैं, जो आपकी तरफ से खोज की हुई जो बात है, जो आपने उसको प्रिंट फॉर्म में डाला है, वो दूसरों के लिए एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी साबित हो सकती है। It acts as a protection of the author's right of copywriting and protection against plagiarism। वही बात है कि ऑथर्स जो होते हैं उनके पास ये है कि प्रॉपर तरीके से पूरा एक फुल फ्लेज राइट है कि इसकी कॉपीराइट है, जिसके ऊपर उनके एक उनको एक कह लो कि ऑथेंटिक राइट मिली होती है, और उसके ऊपर कोई भी अगर किसी भी तरह से उसको कॉपी करने की कोशिश करता है तो फिर उनको जो है पेनल्टी विद पनिशमेंट दोनों चीजें फेस करनी पड़ती हैं। एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रेफरेंसेस समटाइम्स लीड्स टू इनएडिक्वेट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। कई बार इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी जाती जितनी उनके पकड़ में है या जितनी वो दिखाना चाहते हैं,
वो उतना ही दिखाते हैं, और कई बार रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, ग्रे एरियाज को नहीं दिखाया जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे भी आप कहीं कोई पॉलिसी को देखते हो, कोई मार्केटिंग में कोई आप किसी भी तरह से कोई आपके सामने कोई प्लान दिखाया जाता है, तो उस प्लान के साथ जुड़े हुए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको उन्होंने बड़ी बारीकी से शो किया होता है कि किसी का ध्यान जाए तो वो पढ़ ले तो वो सतर्क हो जाए, ठीक है, कैविएट टेम्पटर वाली पॉलिसी में आ जाए। अदरवाइज वो जो बायर होगा वो उस दिखाई हुई इंफॉर्मेशन के बेस पर ही अपना डिसीजन ले ले। तो ये चीजें कई बार मिसलीड कर जाती है। तो इसमें जो बायर है उसको हमेशा, जो यूजर है उसको हमेशा अलर्ट होके ही चलना है। Sometimes referencing styles and techniques might be complicated to understand and interpret. कई बार उनको समझना आसान नहीं होता, एक्सपर्टीज चाहिए होती है समझने के लिए, और कई बार टू मच रेफरेंसिंग के साथ आपका अपनी जो ओरिजिनल पिक्चर है, हम दूसरों के रेफरेंसेस यूज करते जा रहे हैं तो हमारा अपना ओरिजिनल सेल्फ तो कहीं पे खो ही जाता है। एंड लास्ट इज के रिसर्च के अपने स्टेप्स हैं, प्रोटोकॉल है, तो उसको फॉलो करने में भी कई बार टाइम कंज्यूमिंग वो ज्यादा लगता है। मतलब हम जिस चीज को टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं वही चीज जो है आगे कई बार टाइम लगने की तरफ चल पड़ती है, ठीक है, ज्यादा टाइम लग जाता है। So with this we complete the full topic of business communication. इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने डिटेल में कर लिए हैं। ये टॉपिक कल भी मैं कर सकती थी विद इन 5 मिनट्स भी मैं लेके, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये फिर ऐसे जस्टिफाइबल नहीं होगा आपके साथ। आपको इसको पूरा एक एक स्टेप पर, जैसे बाकी हमने टॉपिक्स को टेकअप किया है तो इसको भी वैसे ही टेकअप किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। मुझे लगता है, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई मुश्किल तो नहीं बेटा? नो मैम। हाँ जी। इसमें ना अभी वैसे तो आपको गूगल शीट पे वो आ रहे हैं ना एमसीक्यूज वगैरह असाइनमेंट्स, वो आप जरूर सॉल्व करते जाएं। अब आपका मेरी तरफ से बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। आपने इस सारे यूनिट को एक बार से गो थ्रू हो जाना है, रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद आपकी जो मॉड्यूल्स हैं उसमें भी आपको ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो ये वाले, तो यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको भी कीजिए जो आपको गूगल शीट पे आ रहे हैं एमसीक्यूज, वो भी आप कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ग्रास्प किया मैटर को, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। और कोई? हाँ जी बोलिए।